So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 15 होगा। ठीक है, पैराग्राफ 15 में बच्चे बताया है कि कोआगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ब्लड कोआगुलेशन के लिए कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट के कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक प्लेटलेट होता है, कुछ प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो कोआगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जनरली जब ब्लड कोआगुलेट करता है ना बच्चे, तो उसके कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं कोआगुलेशन के लिए, जैसे नंबर ऑफ 13 क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, जो ब्लड को कोआगुलेट करते हैं, जो ब्लड को जमाते हैं। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे बच्चे? हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स में। ठीक है, जो किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और जैसे ही हमारी ब्लड वेसल क्या होती है बच्चे? डैमेज होती है ना, हमारी ब्लड वेसल डैमेज होती है, तो आरबीसी जब रैप्चर होते हैं तो वो इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं उनको एक्टिव कर देते हैं और स्टार्ट हो जाती है क्लॉटिंग। समझ आया बच्चे? तो इसका मतलब बॉडी के अंदर इनएक्टिव स्टेट में हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होती है, आरबीसीज रैप्चर होते हैं, तो उसके बाद हमारा क्लॉटिंग फैक्टर वाला मैकेनिज्म ब्लड में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको क्या क्या कह रहा है। बोल रहा है कि यू नो दैट व्हेन यू कट फिंगर आर हर्ट योर सेल्फ, योर वॉन्ट डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बता रहा है कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आपको कोई कट लगता है तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि आपका जो घाव होगा वो थोड़े टाइम बाद आ जाता है, कंटिन्यूसली ब्लड ब्लीड नहीं करता है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। तो ऐसा क्यों होता है कि थोड़ी देर बाद ब्लड जो है वो रुक जाता है? डू यू नो वाई? ऐसा क्यों होता है? आपने एक्सपीरियंस किया होगा, पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप बता सकते हो बच्चे कि जो ब्लड एग्जिबिशंस है, जो ब्लड एग्जिबिट करता है कोगुलेशन या क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी आर ट्रोमा। इंजरी और ट्रोमा क्या होता है? कोई भी अगर हमारी ब्लड वेसल डैमेज हो रही है तो उसको इंजरी बोलेंगे या ट्रोमा बोल सकते हैं। उसका जो रिस्पॉन्स होता है बॉडी के अंदर, उसी को हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। दिस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब जो बच्चे कोगुलेशन होता है तो वो क्या करता है, जैसे ही इंजरी होती है तो ब्लड को कोगुलेट करने का एक मैकेनिज्म चलता है बॉडी में, जिससे क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो उसको क्लॉट कर दिया जाता है। ठीक है, दिस मैकेनिज्म इज प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, you would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or injury over a period of times। बोल रहा है कि काफ़ी लंबे समय के बाद आप देखते हैं कि जहाँ पे आपको कट लगा होता है तो वहाँ पे एक छोटा सा क्या होता है, रेडिश ब्राउन, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का एक स्कम होता है, मतलब स्कार होता है, एक कट और स्कम होता है जहाँ पे घाव आ जाता है। फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट आर इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है? इट इज़ अ क्लॉट आर कोगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन्स। तो आप इसको देखेंगे, ये बोल रहा है कि कुछ फाइब्रिन प्रोटीन्स होते हैं जिनकी वजह से उनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। आप देखना यहाँ पर, यहाँ तक हम देखते हैं, यहाँ तक एक बारी हम इसको रीड कर लेते हैं। देखो ज़रा, सबसे पहले क्या होता है बच्चे, मानो जैसे ये ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, कोई रैप्चर आ गया, डैमेज हो गया, ब्लड वेसल कट हो गई है, यहाँ से ब्लड वेसल कट हो गई, सडनली ब्लड वेसल रैप्चर हो गई है। ठीक है, तो ब्लड वेसल रैप्चर होने से यहाँ से ब्लड लॉस होगा। तो ब्लड वेसल में क्या क्या होता है बच्चे? जैसे आपको पता है प्लेटलेट्स होते हैं बेटा, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में जिनको हम फाइब्रिनोजन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से लॉस हो जाएंगी। ठीक है, जहाँ से हमें कट लगा है। तो इस लॉस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेंगे, है ना बच्चे, और प्लेटलेट्स आके इस जगह पे बाइंड कर जाएंगे। और यहाँ पर जब प्लेटलेट बाइंड हो जाते हैं और ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है कुछ केमिकल्स के द्वारा, तो उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की जो क्लॉटिंग होती है उसको हम टेम्परेरी क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है बच्चे, और परमानेंट क्लॉटिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, उसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो ये जो टेम्परेरी क्लॉटिंग होती है बच्चे कितने टाइम में हो जाती है, 4 से 5 मिनट के अंदर ये टेम्परेरी क्लॉटिंग होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आपको टेस्ट करवाना पड़ता है, प्लेटलेट काउंट करने पड़ते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट हमारा 1 लाख से कम है, अगर 1.5 लाख से कम है, तो इसका मतलब हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ें अब इसमें हमने देखने बच्चे, ये वाले कुछ प्रोसेस आपने देखने। ब्लड क्लॉटिंग के 2 पाथवे होते हैं बच्चे, 2 पाथवे होते हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये वाली डायग्राम से अगर समझ नहीं आता है तो हम लोग दूसरी डायग्राम देख लेते हैं। देखो, ब्लड क्लॉटिंग पाथवे एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जब रैप्चर होती है एंडोथेलियम ब्लड वेसल तो वहाँ से प्लेटलेट रिलीज होते हैं। तो जब प्लेटलेट रिलीज होते हैं बच्चे, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। जब प्लेटलेट रिलीज होते हैं तो क्लॉटिंग फैक्टर जो प्रोटीन होता है बच्चे, है ना, तो वहाँ पर वो एक्टिवेट कर देता है किसको, फैक्टर 10 को। तो आपको ध्यान रखना है कि मैसेज कहाँ से आया। मानो जैसे ही हमारी ब्लड वेसल रैप्चर हुई, प्लेटलेट रिलीज हुए, तो ये प्लेटलेट रिलीज होने से एक क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज कर देते हैं, और वो क्लॉटिंग फैक्टर जो है ना वो एक्टिवेट कर देता है फैक्टर 10 को। मैंने आपको बोला था टोटल कितने क्लॉटिंग फैक्टर हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही ये क्लॉटिंग फैक्टर प्लेटलेट्स रिलीज होते हैं, ब्लड वेसल डैमेज होती है, तो ये क्या करवा देते हैं, फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देते हैं। हमने सारे नहीं करने, बस यही एक देखना। फैक्टर 10 को एक्टिवेट कौन करता है, प्लेटलेट एक्टिवेट करवा देता है। जैसे ही फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा बच्चे कैल्शियम आयन की हेल्प से, तो इसको हम 10 फैक्टर 10A लिखेंगे, मतलब फैक्टर 10 एक्टिवेटेड है, राइट। तो इसको मतलब प्लेटलेट के द्वारा अगर हमारा फैक्टर 10 एक्टिवेट किया जाता है तो उसको हम इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास टिश्यू साइड से कोई मैसेज जाता है और टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे, एक्सट्रिंसिक। तो याद रखना, द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी रिलीज टिश्यू फैक्टर, और फैक्टर 10 पे जाके एक्ट करेगा, और फैक्टर 10 को कैल्शियम आयन की हेल्प से 10A में एक्टिवेट कर देगा। फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया तो वो कैसे लिखा जाएगा, 10A। अब क्या होगा बच्चे, आपको याद रखना है, अगर टिश्यू फैक्टर को ऐड करता है, एक्टिवेट करता है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे, और अगर प्लेटलेट फैक्टर को एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को, तो उसको हम इंट्रिंसिक। ठीक है बच्चे। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बच्चे कि जहाँ पर इंजरी साइड होती है उसके क्लोज कंटैक्ट में कौन है, टिश्यू है। क्लोज कंटैक्ट में कौन है बच्चे, टिश्यू है, और फिर उसके अंदर क्या है, प्लेटलेट्स है। तो मतलब बाहर वाली साइड पे कौन है, टिश्यू। जो मैसेज किसको देता है बच्चे, जो मैसेज देता है आपके फैक्टर 10 को। और इंट्रिंसिक पाथवे जो है बच्चे वो टिश्यू के अंदर है, और वो प्लेटलेट के रिलीज होने से फैक्टर 10 एक्टिवेट करता है। तो मतलब जो फर्स्ट इंजरी के कांटेक्ट में आता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, मतलब दैट इज टिश्यू, और जो उसके बाद आता है कांटेक्ट में दैट इज ब्लड विच इज़ प्लेटलेट, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब थोड़ा सा अंदर, और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर। टिश्यू जल्दी मैसेज देता है और आपका इंट्रिंसिक पाथवे थोड़ा सा उसके अंदर होता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि दोनों ही टिश्यू से मैसेज जाए या प्लेटलेट्स के द्वारा क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट किया जाए, दोनों ही फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है बच्चे, दोनों मिलके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे, और फैक्टर 10 जो है वो क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको थ्रोम्बोकाइनेस और प्रोथ्रोम्बिनेस बोलेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स है बच्चे। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा बेटा, प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करेंगे, थ्रोम्बिन में, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस। अब ये थ्रोम्बिन जो होता है बच्चे, ये फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करता है किसमें, फाइब्रिन में। और फाइब्रिनोजन आपकी प्लाज्मा प्रोटीन थी ना, आपको याद होगा बच्चे, है ना, प्लाज्मा प्रोटीन थी, और इसको थ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है ना, थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा किसमें, फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, ये ऐसा जैसा फाइब्रिन जैसा है, ठीक। और इसके बीच में जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट डेड सेल हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, लाइक आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे सेल्स जो हैं इस नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे। तभी जो ब्लैक रेडिश कलर का जो हील होता है हमारा बच्चे, प्रॉपर स्किन के साथ मैच नहीं करता जहाँ हमें कट लगता है,
तो वो जो वैसी बेसिकली प्लेटलेट का कोई कलर नहीं होता, बट डेड आरबीसी जब ट्रैप हो जाते हैं फाइब्रिन के अंदर तो वो उनकी शेप वैसी जैसी दिखना शुरू हो जाती है, कलर वैसा दिखना शुरू हो जाता है, डार्क जैसा। ठीक है, तो फाइनली इसको हम परमानेंट क्लॉटिंग बोलते हैं। फाइब्रिन और फॉर्म्ड एलिमेंट जो हैं उनके साथ मिल के जो हमारा क्लॉट बनता है इंजरी वाली साइड या ट्रॉमा वाली साइड पे, तो उसको हम परमानेंट क्लॉटिंग बोलते हैं। अब हम उल्टा वापस चलते हैं। देखो, फाइब्रिन के बनने के लिए थ्रोम्बिन एंजाइम की ज़रूरत है जो प्लाज्मा से इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। कौन? थ्रोम्बिन। ठीक है, तो तब जाके फाइब्रिन में। अब थ्रोम्बिन को बनने के लिए थ्रोम्बोकाइनेस ज़रूरी है जो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करे। अब थ्रोम्बोकाइनेस को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है फैक्टर 10, और फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है जब प्लेटलेट रिलीज होंगे तो फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा। और फिर मतलब आपको नहीं लग रहा है कि हर एक फंक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है? फाइब्रिन के लिए हमें इसकी ज़रूरत है, इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है, इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक बार बॉडी को ट्रिगर मिलेगा तो वो कम्प्लीटली बॉडी क्या करेगी, उस प्रोसेस को बॉडी के अंदर चलाएगी। इस प्रोसेस को हम कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस। मतलब एक मैसेज से 13 के 13 फैक्टर जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं ब्लड के अंदर और परमानेंट क्लॉटिंग कर देते हैं। एक बार अब हम एनसीईआरटी को रीड करते हैं बच्चे। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी को रीड करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे छोड़ा था आपको, यहाँ पे अभी हम बोल रहे थे प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। कौन बच्चे? प्लेटलेट्स, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर। यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइड ऑफ कट। आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमें कट लगता है तो वहाँ पे लंबे समय के बाद क्या हो जाता है, एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स, वहाँ पे डार्क रेडिश ब्राउन कलर की वो जगह हो जाती है और नॉर्मल स्किन के साथ मैच नहीं करती है। इट इज़ अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक फाइब्रिन्स। तो ये एक क्लॉट फॉर्मेशन होती है किसकी? थ्रेड लाइक फाइब्रिन की। फाइब्रिन किससे बना? फाइब्रिनोजन से बना है ना। नेटवर्क का एक जाला जैसा बन जाता है हमारे कौन सी साइड पे, जहाँ पे हमें कट लगा होता है। इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फाइब्रिन प्रोटीन्स होती है ये डेड आरबीसीज, प्लेटलेट्स, इन सब को वहाँ पे ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव। फाइब्रिन जो है बच्चे कैसे बना है? फाइब्रिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन। इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना है इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एंजाइम की हेल्प से। यही चीज़ हम पढ़ रहे थे बच्चे यहाँ पर। जो हमारा थ्रोम्बिन एंजाइम है, थ्रोम्बिन एंजाइम ने क्या किया है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया और ये फिर हमारा परमानेंट क्लॉटिंग कर रहा है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आया। अब थ्रोम्बिन को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो, थ्रोम्बिन जो है इन टर्न ऑफ फाउंड अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन से बना है, बट प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के बनने के लिए हमारे पास एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड है जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेस बोलते हैं। तो थ्रोम्बोकाइनेस, जैसे इसने एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोला है तो यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेस के साथ एक और भी है, ये एक तो थ्रोम्बोकाइनेस है और दूसरा आपका प्रोथ्रोम्बिनेस। प्रोथ्रोम्बिनेस और थ्रोम्बोकाइनेस दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फिर वो क्या करेंगे बच्चे, फिर वो सिंपली आपका इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, ये एक एंजाइम है जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेस कहते हैं, जो क्या कर देता है बच्चे, इनएक्टिव सब्सटेंस कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना बच्चे, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये एंजाइम जो है ये रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन। इस रिएक्शन में मतलब थ्रोम्बिन बनाना प्रोथ्रोम्बिन से जो एक रिएक्शन है तो उसमें हमारा क्या रिक्वायर्ड है, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम रिक्वायर्ड होता है बच्चे। ठीक है, बोल रहा है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये जितना भी प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन से फाइब्रिन, ये सब क्या है बच्चे, ये एक लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन है। अगर थ्रोम्बिन है तो आपका आगे जाके दूसरा रिएक्शन बनेगा। ठीक है, ऐसे करके एक दूसरे के साथ ये लिंक्ड रिएक्शन होती है। इन्हीं रिएक्शन को हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। मान के चलो कि एक मैसेज से अगर 13 फैक्टर काम करते हैं, हम तो एक ही पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में है, बट अगर एक मैसेज से 13 फैक्टर काम कर रहे हैं तो एक के साथ एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है ना।
जैसे एक के ऊपर दूसरा डिपेंड, एक चलेगा तो दूसरा चलेगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। इन्वॉल्विंग द नंबर ऑफ फैक्टर, इन्वॉल्विंग द नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं ये प्लाज्मा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ 13 इन एन इनएक्टिव स्टेट। कैसे होंगे बच्चे? इनएक्टिव स्टेट में होंगे, ठीक। अब देखो, जब हमें इंजरी या ट्रॉमा कोई लगती है तो स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट इन द ब्लड, ठीक। रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। तो प्लेटलेट के रिलीज होने से जो क्लॉटिंग फैक्टर का मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है कोगुलेशन के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक पाथवे बोलेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू, कुछ फैक्टर टिश्यू भी रिलीज करता है एट द साइट ऑफ इंजरी साइट, इट इज़ ऑल्सो इनिशिएट कोगुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक पाथवे। कैल्शियम आयन प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द क्लॉटिंग। तो कैल्शियम जो होता है बच्चे, मैंने हर स्टेप में आपको बताया कि उसका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है किस चीज़ के लिए? क्लॉटिंग के लिए, ठीक है बच्चे। तो अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ और बतानी थी कि जैसे स्नेक वेनम होता है ना बच्चे, वो भी क्या कर देता है? हमारे ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है ना। तो क्लॉट नहीं होने का मतलब होता है कि कन्वर्जन प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन की रोक देता है ना। मानो जैसे प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने के लिए ये एंजाइम ही डीएक्टिवेट कर देता है स्नेक वेनम जो होता है। जब ये नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा, है ना। अगर ये नहीं बना तो फिर परमानेंट क्लॉटिंग ही नहीं हुई हमारी, समझे। ऐसे हाइड्रोडिन भी लीच के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हमेशा फ्रेश ब्लड रखता है, वो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है। तो ये चीज़ें बच्चे हम लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये 2 पैराग्राफ हमने देखे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का इतना टॉपिक था। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।